हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये है फ्राइडे की वीडियो। और यहाँ पे एक दिन पहले मैं साग वगैरह लेकर के आई थी, आपके साथ दिखाया था मैंने 2 दिन से। तो फिलहाल मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाली है क्योंकि मैं मतलब रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी। और रिकॉर्ड तो ये मैंने फ्राइडे को ही कर ली थी, उसके बाद फिर मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी। अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, कभी कभी तो नहीं हो पाता। फ़िलहाल कोई बात नहीं। और सिंक में बहुत सारे बर्तन भी रखे हैं, वो दिख रहा होगा आपको, तो उसको मुझे वॉश करना है। लेकिन यहाँ पे ये साग वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था। ये बथुआ का साग है, आधी किलो के करीब था और बहुत सारी तो इसमें से डंडियाँ ही निकल जाती हैं। तो इस बार ठंड में अभी तक मैंने सरसों का साग बनाया नहीं था, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो बथुए में ना हर साग से ज़्यादा बहुत मिट्टी रेत होती है, इसको कई बार आपको धोना पड़ता है। तो वीडियो में तो 2-3 बार ही मैंने आपको दिखाया है, लेकिन इसको करीब 5 से 6-7 बार मैंने बहुत अच्छी तरह से धुला है, तब जा कर के इसकी रेत ख़त्म हुई है। और थोड़ा सा भी अगर किटकिटापन इसमें रह जाएगा ना, तो आप जो भी इसका जो भी आप डिश बनाएंगे, जो भी रेसिपी बनाएंगे, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है, क्योंकि वो दांतों में फिर किरकिरी सी लगती है। तो मेक श्योर करिएगा। आपको इस समय पानी दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन स्टिल साग है तो थोड़ा थोड़ा तो लगेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। और बाकी इसमें सरसों का साग है, पालक है, बथुआ है और सोया है। तो इन सारे सागों को जितना जितना आप अपनी क्वांटिटी से चाहे ले सकते हैं। तो सरसों का जो साग बनता है वो कहने को तो सरसों का साग होता है, लेकिन टोटल उसमें सरसों नहीं होता। सरसों का जो फ्लेवर होता है ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो सिर्फ उस वाले साग से नहीं बनाया जाता, इसमें टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए बथुआ और पालक का लिया जाता है। तो जितना आप सरसों का साग लेते हैं उसका आधा आपको पालक लेना होता है, और जितना आप पालक लेते हैं उसका आधा आपको बथुआ लेना होता है। लेकिन यहाँ पे मेरा बथुआ सबसे ज़्यादा है, बाकी उससे कम पालक है और उससे कम सरसों है। तो जो था मेरे पास, उस हिसाब से मैंने बना लिया है। और यहाँ पे कुकर भी मैंने आपको दिखाया, कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है नीचे, बिल्कुल आधा ग्लास के करीब, और उसको मैं गैस पे मैंने रख दिया है। और इसी कुकर में ही मैं साग बनाने वाली हूँ। तो इस छोटे से कुकर में इतना सारा साग एक साथ तो एडजस्ट होगा नहीं, तो इसलिए मैंने उसमें पानी गर्म कर रही हूँ। मैं कुकर में पानी थोड़ा थोड़ा सा गर्म होता जाएगा और मैं थोड़ा थोड़ा सा साग कट करती जाऊँगी और इस कुकर में ऐड करती जाऊँगी। तो साग वाली चीज़ों में भाप लगते ही वो बिल्कुल ही बुझ के थोड़ी सी हो जाती हैं। तो अगर मैं इकट्ठा काट के इसको इसमें डालने की कोशिश करती ना, तो नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने ये ट्रिक आजमाई है, और थोड़ा थोड़ा काटती जाऊंगी, बाकी इसमें डालती जाऊंगी। और फिर आप देखिएगा कि इतना सारा साग इसी कुकर में कैसे एडजस्ट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग तो साग को काटते भी नहीं हैं, डायरेक्ट ही इसको बॉईल कर लेते हैं इसी तरह पत्ते पत्ते साफ़ करके। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़रूर काटिए। बिल्कुल महीन काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा सा ही पत्ता काट दीजिए, लेकिन काटिए ज़रूर, क्योंकि उसी से ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा। क्योंकि हम इसको ना मिक्सी वगैरह में नहीं पीसने वाले हैं, हम इसको पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश करके बनाएंगे। और ट्रेडिशनली तो ये घोटनी से बनाई जाती है, जिससे मट्ठा वट्ठा मठते हैं ना, उस वाले जो है उससे बनाई जाती है। लेकिन मैं इसको पोटैटो मैशर की हेल्प से बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ना इतना सारा साग सारा ही कुकर में एडजस्ट हो गया है, और थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ ये नीचे को दब जाए। और यहाँ पे देखिए पानी जो है, तो अभी ये बिल्कुल ही और भी नीचे चला जाएगा, और सारा ही साग इसमें मैंने डाल दिया है। अभी ना इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और पड़ेंगी, तो फिलहाल तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा चला रही हूँ ताकि हर जगह इसमें अच्छी तरह से भाप लग जाए।
और थोड़ा सा और बचा था तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और ये ज़्यादा हैं भी, वैसे हमारे 2 लोग के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये साग बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी ब्यूटी है कि आप तड़का लगा लगा के इसको 2-3 दिन तक खा सकते हैं। तो आगे वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल इसमें देखिए खूब सारी मिर्चें ली हैं मैंने। इसको ना अच्छा तीखा चटपटा ही बनाया जाता है, तभी इसमें टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें लाल मिर्चों का यूज़ नहीं होता, तो जितना भी तीखापन आपको चाहिए वो आपको सारी हरी मिर्चों से ही लेना है। तो यहाँ पे खूब सारी हरी मिर्चें मैंने बीच से स्लिट करके डाल दी हैं। ये 2 इंच जैसा अदरक का टुकड़ा होगा, इसको मैंने डाल दिया है। और ये खूब सारा लहसुन है, 15 से 20 कलियाँ लहसुन की होंगी, इसको मैंने इसमें डाला है। और यहाँ पे देखिए अब कुछ लोग टमाटर यहाँ नहीं ऐड करते हैं, लेकिन मैं यहीं पे डाल देती हूँ, तो इससे ना ये अच्छी तरह से घुल जाते हैं। जब हम साग को मैश करेंगे ना उसी तरह ये हो जाएंगे। तो ये देसी वाले टमाटर हैं, थोड़े से खट्टे ज़्यादा होते हैं, तो 2 अच्छे साइज़ के टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी। बस यही इतनी चीज़ें इसमें डालनी है। और पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना है। नीचे जो आपने पानी लिया है उसकी बात मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा ही लेना है। और उसके बाद इस कुकर को आप ढक्कन लगा दीजिए और 2 सीटियों में ये अच्छी तरह से डन हो जाता है। तो सीटियाँ आ जाती हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो देखिए 2 सीटी आ गई थी, प्रेशर बिल्कुल अच्छी तरह से अपने आप से ही रिलीज़ हो गया था। और यहाँ पे देखिए साग और मिर्ची वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरह से डन हो गई हैं, बॉईल हो चुकी हैं। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको इसी स्टेज पर निकाल करके इस सारी मटेरियल को मिक्सी जार में पीस लेते हैं। तो उस तरह का टेक्सचर अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि वो मिक्सी में पीस देने से, जैसे हम पालक पनीर के लिए पालक की प्योरे बनाते हैं ना, उस टाइप का टेक्सचर आता है, जो कि साग के लिए बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट नहीं है। उस तरह का टेक्सचर साग का नहीं होता है। तो इसलिए मैं इस पोटैटो मैशर की हेल्प से इसको इस तरह से मैश कर रही हूँ। और आग ना नीचे अभी देखिए शायद बंद कर रखी है मैंने, क्योंकि इस तरह अभी इसमें जो है कोई ज़रूरत नहीं है फ्लेम की। जब एक बार इसको अच्छी तरह से हम घोट लेंगे ना, तब इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और ट्रेडिशनली जैसा कि मैंने आपको बताया, गांव में मट्ठा वगैरह जिससे मथते हैं, घोटनी कहते हैं, मथनी कहते हैं, उसकी हेल्प से इसको किया जाता है, लेकिन मेरे पास वो है नहीं। तो इस तरह से मैं इसको चलाती रहूँगी और मेक श्योर करूँगी कि एक भी चंक बड़ा बड़ा सा ना रह जाए। और इस तरह से जब आप घोटते हैं ना, तो इसका प्रॉपर वो साग वाला टेस्ट आता, मतलब टेक्सचर आता है जो चाहिए होता है। तो हर तरफ से थोड़ा सा घुमा घुमा के आप इसको अच्छी तरह से घोट लें। तो स्टार्टिंग में मैंने पानी थोड़ा सा कम लिया था ताकि इसको घोटने में आराम हो। और यहाँ पे मुझे साग थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने उसमें 2 घूंट जैसा पानी डाला है और फ्लेम को ना वापस से ऑन कर दिया है। और अब इसमें आलन लगाएंगे। तो ये जो मक्की का आटा है इसको डाला जाता है साग में, हमारे यहाँ इसको आलन लगाना बोलते हैं। तो ये प्रोसेस ना आपको जल्दी जल्दी करना है। और इसमें 3 से 4 स्पून तक ये मक्की का आटा जाएगा, लेकिन आपको इकट्ठा नहीं डालना है। इस तरह से एक एक स्पून थोड़ा थोड़ा सा आप हर जगह छिड़कते रहिए और फटाफट से उसको मिक्स करते रहिए। और हाँ, ये प्रोसीजर जो करना है आपको वो मतलब फ्लेम ऑन करके करनी है। तो देखना आपके सामने मैंने अभी 2 स्पून डाल दिया, ये तीसरा और चौथा स्पून भी मैंने डाल दिया है। तो बस इतना ही आलन हमारे साग के लिए एनफ है। और इसको आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। ये मक्की के आटे से साग का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, एक अच्छी सी बाइंडिंग मिलती है आपके साग को, और सॉफ्टनेस आती है, क्रीमीनेस आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और ज़रूर आपको करना होता है। और ये करते समय आपका जो फ्लेम है वो ऑन होना चाहिए। और इसको ना अभी आपको चलाना छोड़ना नहीं है, खूब अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद एक तरफ छोटे वाले बर्नर पे मैंने इसको रख दिया है, फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दिया है और ढक दिया है, क्योंकि ये छिटकता रहता है तो वो अभी पकता रहेगा। मीनवाइल यहाँ पे एक तड़का तैयार करते हैं। तो इस तड़के की ब्यूटी वही होती है ना कि जितनी बार भी आपको साग खाना हो उतनी उतनी क्वांटिटी आप उस तड़के में डालते जाओ और इसको खाते जाओ। तो 2 से 3 दिन 4 दिन तक आप इस साग को फ्रिज में रख के ठंड के टाइम पे एंजॉय कर सकते हो। मक्की की रोटी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत बेटर होता है, लेकिन आप मल्टीग्रेन आटे के साथ भी बनाओगे, मतलब मल्टीग्रेन आटे की रोटियों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और इवन चावल के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो आप जिसके साथ चाहो इसको खा सकते हो, लेकिन इसका पेयर अब तो मक्की के आटे के साथ ही किया जाता है। तो फिलहाल देखिए कढ़ाई ली थी, कढ़ाई में लिया था सरसों का तेल, जीरा मैंने इसमें डाला नहीं था,
लेकिन इस कढ़ाई में सुबह मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी तो उसका जीरा थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था और उसमें मैंने खूब सारा लहसुन, अभी आपने साग में देखा मैंने खूब सारा लहसुन लिया था, लेकिन अभी तड़के में भी मैंने 8 से 10 कलियां लहसुन की, 3 से 4 हरी मिर्चें और 2 प्याज अच्छे साइज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कट किए थे, वो सारा डाला है। और सरसों के तेल में सबसे पहले लाल मिर्चें डाली थी मैंने और उसके बाद ये कटा हुआ सारा सामान डाल के इसको लाल तरह से भून दिया है। अब बहुत सारे लोग इस स्टेज पे ना थोड़ा सा सब्जी मसाला, हल्दी वगैरह, धनिया पाउडर वगैरह डालते हैं, मैं कुछ नहीं डालती और यकीन मानिए आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप फ़ैन हो जाओगे इस रेसिपी के और ठंड में आप ज़रूर इसको ट्राई करोगे। तो इसमें कोई भी मसालों का यूज़ आपको नहीं करना है, सिर्फ यही प्याज टमाटर के तड़के डालने के बाद आपको जितना साग लगे कि आप एक टाइम में कंज्यूम कर सकते हैं उतना आप इस तड़के में डालिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद आप इसको ढक करके थोड़ा सा पकाइए और बस 1 सेकंड जितना पकाने के बाद बस आपका ये साग बिल्कुल तैयार है। आप अपनी मर्ज़ी के चाहे जिस रोटी के साथ आप इसको एंजॉय करिए, ये बहुत टेस्टी इवन बहुत हेल्दी भी बनता है। और ये जो बचा हुआ साग है ना, ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये आपका 2-4 दिन तक आप इसको थोड़ा थोड़ा सा तड़का लगा करके खा सकते हैं। और बाकी देखिए जब मक्की की रोटी और सरसों का साग हम बना ही रहे हैं तो मक्खन को कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं मक्खन भी बना रही हूँ और ये मेरे घर का जो मक्खन होता है ना मैं वो बना रही हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी सी मलाई मैं इकट्ठा करके रखती हूँ ना अपने फ्रिज में घी बनाने के लिए, तो उसी वाले मलाई को मैंने निकाल लिया है और थोड़ा थोड़ा सा इसको फेंट रही हूँ। और घी के साथ भी आप खा सकते हैं लेकिन मक्खन इसके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे उस तरह की मलाई को निकाल करके मैं इस तरह हाथों की हेल्प से लगातार इसको चलाती रहूँगी। तो इस तरह से जब आप इसको मिक्स करते रहेंगे ना तो थोड़ी ही देर मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से पानी रिलीज़ हो गया है, तो इसका जो भी मिल्क होता है वो अलग हो जाता है और मक्खन सेपरेटली अलग निकल जाता है। तो अभी आप देखिएगा कैसे निकल जाएगा और निकलने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। तो बस ताज़ा ताज़ा सा मक्खन भी हमारा बन के बिल्कुल हो गया तैयार। और यहाँ पे देखिए मेरा मक्खन भी सारा निकल के रेडी हो चुका है। तो साग बना करके तैयार कर दिया है, बटर भी निकाल लिया है और अब बारी आती है रोटी बनाने की। तो रोटी मैं बना रही हूँ मक्की के आटे की, और मक्की के आटे की रोटी है जैसे कि सबको पता है, सरसों का साग, मक्के की रोटी और मक्खन ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, पंजाबी स्पेशल खाना होता है, हर जगह ही बनाया जाता है। तो ये आटे की रोटियां भी बनाना देखिए सबके बस की बात नहीं है, बनाने को तो सभी बनाते हैं लेकिन अच्छी बनती नहीं है। मैं भी नहीं कह रही कि मेरे से 100% ही अच्छी बन जाती है, लेकिन हाँ बहुत हद तक अब मैं बना लेती हूँ। क्योंकि पहले देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती थी, जब मम्मी बनाती थी तो नाम सुन के ही हम लोग गुस्सा करते थे कि नहीं, लेकिन पता है इन सब का टेस्ट डेवलप होने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और मैंने अपने मायके वगैरह में कभी नहीं बनाई और मुझे ससुराल में भी कभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया है, मतलब इस तरह से कि काम करना या खाना बनाना, जो भी अपने एक्सपीरियंस है और करते करते ही मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके सीखा है। और अब मुझे इतना पता है कि मैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी अगर नहीं बना सकती तो हाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ मैं इतनी ख़राब बनाऊँगी कि कोई खाए ना। मैं जो भी बनाती हूँ मेरी फैमिली में सबको पसंद आता है और मेरे परिवार में सभी खा लेते हैं, मुझे भी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो धीरे धीरे करके मैंने सारी चीज़ों को खुद ब खुद अपने एक्सपीरियंस से बनाते बनाते सीखी हैं। तो यहाँ पे जो जितना मुझे पता है वो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि मक्की के आटे को ना जैसे गर्म पानी में बनाते हैं, आटा गूँथते हैं, ये तो पता ही है आपको। और इस तरह से आप इसको खूब टाइट टाइट हाथों से पहले लगा के रख दीजिए। अच्छा अगर आपके पास टाइम है ना तो आप थोड़ा सा ज़्यादा सा पानी इसमें डाल करके इतना रख करके मतलब इतना कर करके गर्म पानी डाल के इसको आप ढक करके रख दीजिए कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये जो आटा है ना वो फूल करके इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है और उसके बाद आप इसकी रोटियां बनाएंगे तो अच्छी अच्छी सी रोटियां बनेंगी। लेकिन क्योंकि मुझे ना ये सब करते करते टाइम हो ही गया था, हमारे खाने का टाइम भी हो गया था और आरू को लग रही थी भूख, तो मैंने इसको रखा नहीं है। एक बार इसको मैंने खूब अच्छी तरह से देखिए मिक्स करके और इस तरह का आटा बना लिया है। लेकिन अभी ये आटा ना रोटी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसको आप जितना ज़्यादा गूँथेंगे ना
उतना ज़्यादा इसमें ग्लूटेन राइज होगा और उतना ज़्यादा अच्छी आपकी रोटियां बनेंगी। सिर्फ मक्की का आटा बनाना थोड़ा सा टफ होता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर लेंगे ना तो इसकी रोटियां बिल्कुल अच्छी अच्छी सी बन जाएंगी। लेकिन गेहूं का आटा मिक्स करने से मुझे ऐसा लगता है टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो मैं तो नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहली रोटी तो मैं बिना दोबारा वो पानी डाले ही इस तरह से पाम का जो पीछे का हिस्सा होता है ना, उस हिस्से से थोड़ा थोड़ा सा आटा आप निकालते रहिए और इसको अच्छी तरह से गूँथ लीजिए। हर बार आप रोटी बनाने से पहले थोड़ा सा पोर्शन निकालिए, उसको इस तरह से गूँथिए और उसके बाद आप इसमें डस्ट करिए थोड़ा सा आटा और बना लीजिए, तो ठीक ठाक सी रोटियां आपकी बन जाएंगी। और डस्ट भी करने के लिए बहुत से लोग मक्की का आटा लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी हेल्प लेने के लिए यहाँ पे गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपका आटा थोड़ा सा ढीला है ना तो इस तरह से थपकियाँ मार मार के भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसको देखिए उसकी हेल्प से, बेलन की हेल्प से कर रही हूँ। तो पहली चीज़, पहली रोटी, पहला डोसा थोड़ा सा बिगड़ता ज़रूर है, क्योंकि वो कैसा बना है, किस तरह से आपका आटा रिएक्ट कर रहा है, ये समझने में आपको लगता है समय। तो यहाँ पे पहली रोटी देखिए मेरी ठीक ठाक बनी है, बहुत अच्छी नहीं बनी है। फिर आगे से मैंने एक और ट्रिक करी है, अभी मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। फिलहाल देखिए, शक्ल पे मत जाइएगा, टेस्ट तो असम आना ही है इसका। अच्छा, इसको देखिए सेकने के लिए अगर आप मोटी मोटी रोटियां बनाते हैं तो वो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो चूल्हे वगैरह पे सिकी हुई हो या गैस पे भी आप उसको पेशेंस के साथ धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे तो अच्छी बनेगी। लेकिन थोड़ी सी पतली पतली अगर आप बनाएंगे ना तो गैस पे वो अच्छी तरह से पक जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 रोटियां मैंने बना ली, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आटा बिल्कुल ही सूखा हो गया है और ये ना बिल्कुल ही ब्रिटल हो रहा था, टूट टूट सा रहा था। तो मैंने इसका थोड़ा सा पोर्शन निकाला और ये जो पानी पहले मैंने गर्म रख किया था ना, इसको थोड़ा सा और गुनगुना किया है, बिल्कुल ही थोड़ा सा। और इतना पोर्शन जितने में एक रोटी बनेगी उसमें थोड़ा सा छिड़क करके गर्म पानी, और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको गूँथ लेना है। और एक एक पोर्शन आप इस तरह से गूँथते जाइए और उसके बाद आप इसकी रोटियां बनाएं तो बिल्कुल ही अच्छी बन जाएंगी। तो क्योंकि ये सब चीज़ें ना साल में 1 बार 2 बार बनती हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगता है, तो करते करते ही आपको समझ आता है। तो 1-2 रोटी बनाने के बाद मुझे समझ आया कि नहीं, इसको थोड़ा सा और गूँथने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी रोटी कितनी प्रॉपर, कितनी गोल गोल बनेंगी। तो देखा आपने कितनी आसानी से इसकी रोटियां बन गई हैं। और बस यहाँ पे ध्यान ये देना है ना कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से बेलन इस पे नहीं दबाना है। और आप ना 3 से 4-5 रोटियां इस तरह से अधकची सी, मतलब तवे पे ही सेक सेक के एक साइड रखते जाइए। जब आपको लगे कि आप खाना निकालने वाले हैं या आप जिसको देने वाले हैं, तो आप यहाँ पे गरम गरम सेक करके आप देते रहिए, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। गरम गरम ही खाना इसको अच्छा लगता है। तो मैंने भी क्योंकि 2 से 3 रोटियों से ज़्यादा इसको कोई खा नहीं सकता। आरोगी के पापा ने 2.5 रोटी खाई थी ये वाली। तो यहाँ पे 2 रोटियों को मैंने इस तरह से सेक लिया था, और जब मुझे देना था तब बिल्कुल ही धीमी फ्लेम पे हल्का हल्का सा उठाते हुए हर तरफ से किनारों को सेकते हुए आपको इसको अच्छी तरह से बना लेना है। ये थोड़ा बहुत फूलती हैं, पूरी प्रॉपर नहीं फूलती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सूखी आटे की हैं। और यहाँ पे देखिए बन रहा है। और पता है, अगर चूल्हे वगैरह पे आप ये बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं ना चूल्हा लेकर के आई हूँ, तो एक दिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसकी रोटी ज़रूर उस पर बनाऊँगी। और जब भी बनाऊँगी तो वीडियो तो आपके साथ शेयर डेफिनेटली करूँगी ही करूँगी। फ़िलहाल आज गैस के ऊपर की ये रोटियाँ खाएँगे हम। और देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने इसको सेक लिया है। पेशेंस के साथ आपको करना है, जल्दीबाजी अगर आप करेंगे तो ऊपर से ये कलर ले लेंगी और नीचे से बिल्कुल ही ये कच्ची सी रह जाएंगी। और यहाँ पे देखिए 2 रोटियां मैंने बना ली हैं, तीसरी मेरे चूल्हे पे है। और अब इसको हम सर्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो साग मैंने बनाया था उसको निकाल के रख दूँगी, रोटियों के ऊपर बटर लगा दूँगी, और बस ये हमारा टेस्टी सा डिनर बन के हो जाएगा बिल्कुल तैयार। तो अगर इस ठंड में अभी तक आपने इस थाली को ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा और बिल्कुल सेम तरीके से बनाइएगा। आई एम श्योर, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप इस रेसिपी के फ़ैन ज़रूर होने वाले हैं।